हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट जीव विज्ञान चैप्टर जनन के कुछ महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये सारे एमसी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होती है वह ईस्ट और हाइड्रा दो जीव ऐसे होते हैं जो मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। यहाँ पर ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय जीव है, जबकि हाइड्रा जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। दोनों जीव मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें अमीबा, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो द्विखंडन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। यहाँ पर ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन, जिसको हम लोग बर्डिंग कहते हैं, तो मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। ये भी एक कोशिकीय जीव है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर मलेरिया परिजीवी, तो मलेरिया परिजीवी भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह बहुखंडन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। और यहाँ पर पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह जीव द्विखंडन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कह रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन क्रियाएं जो होती है वह फूलों द्वारा या पुष्प द्वारा होती है, क्योंकि फूलों के अंदर ही पाए जाते हैं लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं। इसलिए लैंगिक जनन क्रियाएं जो होती है वह फूलों द्वारा या पुष्प द्वारा होती है। तो इस स्थिति में पत्तियों द्वारा नहीं होगा, क्योंकि पत्तियों में अलैंगिक क्रियाएं होती है, यानी अलैंगिक जनन क्रियाएं पत्तियों द्वारा होती है, जिसको हम लोग कायिक प्रबंधन कहते हैं। यहाँ पर फूलों के द्वारा होती है, क्योंकि फूलों में पाई जाती है लैंगिक जनन अंग पाई जाती है, इसलिए फूलों द्वारा लैंगिक जनन क्रियाएं होती है। यहाँ पर तने द्वारा नहीं होगा, क्योंकि तने द्वारा भी अलैंगिक जनन क्रिया होती है, यानी कि कायिक प्रबंधन होती है इसके द्वारा। यहाँ पर बीज भी नहीं होगा, बीज द्वारा भी नहीं होगा। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फूलों द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कह रहा है द्विखंडन होता है। तो यहाँ पर द्विखंडन जो होती है वो एक कोशिकीय जीव द्विखंडन करती है। कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होती है जो बहुखंडन भी करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो इस स्थिति में अमीबा, तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है जो द्विखंडन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। और यहाँ पर पैरामीशियम, यह भी एक कोशिकीय जीव है, और यह जीव भी द्विखंडन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। किंतु यहाँ पर पैरामीशियम जो है वह एक अनुप्रस्थ द्विखंडन करती है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि यहाँ पर पैरामीशियम का जो आकृति होती है वह इस प्रकार की होती है, और इसमें इसके चारों ओर सिलिया पाई जाती है, जिसके द्वारा पैरामीशियम गति करती है। इसी सिलिया द्वारा पैरामीशियम भोजन को ग्रहण करती है। इसको हम लोग कहते हैं सिलिया कहते हैं इसे। यहाँ पर पैरामीशियम का एक मुख है ये, इस मुख को हम लोग कहते हैं साइटोएस्टोम कहते हैं। तो इसको बोलते हैं साइटोएस्टोम। तो यहाँ पर पैरामीशियम हो गया ये, और ये अनुप्रस्थ द्विखंडन करती है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि यह यहां से डिवाइड होता है, इसलिए इसको कहते हैं अनुप्रस्थ कहते हैं। यहाँ पर लिस्मनिया अगर देखें तो लिस्मनिया का आकृति होती है इस तरह का होती है, और यह लिस्मनिया यहां से डिवाइड होता है इस तरह से। इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य द्विखंडन कहते हैं इसे। और अमीबा जो है वह सामान्य द्विखंडन करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो इस स्थिति में इनमें से सही भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कह रहा है इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन जो होती है वो मुकुलन द्वारा किसमें होती है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन क्रिया होती है वो ईस्ट
और हाइड्रा दोनों करती है। यहाँ पर ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, जबकि हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो अमीबा अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो द्विखंडन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। और यहाँ पर ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय जीव है और यह जीव मुकुलन द्वारा अपना जनन क्रिया करती है। और इस स्थिति में प्लाज्मोडियम अगर देखें तो प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह जीव बहुखंडन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। और लेशमनिया अगर देखें तो यह भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह जीव द्विखंडन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है और यह द्विखंडन अनुदैर्घ्य द्विखंडन करती है। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईस्ट जो मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं। तो पुष्प में परागकण जो होते हैं वो पुंकेसर के परागकोश में बनते हैं। यहाँ पर परागकण एक प्रकार का पीले कलर का पाउडर होती है, जिसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं। और यह नर युग्मक माने परागकण परागकोश में बनती है और यह परागकोश पुंकेसर में ही पाए जाते हैं, यानी पुंकेसर का एक भाग है। तो इस स्थिति में परागकोश तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुंकेसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि पुंकेसर में ही पाए जाते हैं परागकोश पाए जाते हैं। तो यहाँ पर परागकोश पाए जाते हैं पुंकेसर के अंदर, हम लोग कहते हैं परागकोश कहते हैं। परागकोश में होता है परागकण, परागकण को हम लोग कहते हैं नर युग्मक कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, पुंकुरी नहीं होगा, बाह्यदल भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुंकेसर इसी में होता है परागकोश होता है, परागकोश में होता है परागकण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो पुष्प का वो भाग जो फल का निर्माण करते हैं उससे हम लोग कहते हैं अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर अंडाणु होती है और अंडाणु बीज का निर्माण करती है। फूलों का बाकी सब झड़ के गिर जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर देखें तो यहाँ पर परागकोश ये भी झड़ के गिर जाते हैं, वर्तिका ये भी झड़ के गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र ये भी झड़ के गिर जाते हैं। अंडाशय लास्ट में यही फल का निर्माण करती है और अंडाशय के अंदर अंडाणु होती है, अंडाणु बीज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडाशय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो कह रहा है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो यहाँ पर पुष्प का जो नर जननांग होते हैं उससे हम लोग कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। इस पुंकेसर का दूसरा नाम होता है पुमंग। पुष्प का जो मादा जननांग होता है उसे कहते हैं जियांग कहते हैं। इसको हम लोग स्त्री केसर भी कहते हैं। इस स्थिति में अगर ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर पुंकेसर लिखा हुआ है, पुंकेसर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही पुष्प का नर जननांग है ये, और इसको हम लोग उमंग के नाम से भी जानते हैं, उमंग। उसके बाद अगर देखिए जियांग, तो जियांग को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं। तो ये हो जाएगा स्त्री केसर। आइए पुष्प का मादा भाग है ये, पुंखरी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है ये, और इसको हम लोग पुमंग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें जो कह रहा है कि निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। तो यहाँ पर एकलिंगी पुष्प का मतलब होता है वैसा पुष्प जिसके अंदर सिर्फ एक ही लिंग हो, उसे हम लोग एकलिंगी पुष्प कहते हैं। यहाँ पर एकलिंगी पुष्प में हो जाएगा पपीता का पुष्प हो जाएगा, खीरा का पुष्प हो जाएगा। इस प्रकार कुछ पुष्प होते हैं जिसमें एक ही लिंग होते हैं। तो इस स्थिति में ऑप्शन अगर देखें तो गुड़हल, तो गुड़हल में द्विलिंग पाए जाते हैं, इसको हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। सरसों पुष्प जो होते हैं ये भी द्विलिंगी पुष्प है। यहाँ पर पपीता पुष्प जो है यह एक लिंगी पुष्प है जिसके अंदर एक ही लिंग होती है, नर नहीं तो मादा होगी। यहाँ पर गुलाब पुष्प अगर देखें तो गुलाब पुष्प में सिर्फ मादा और नर दोनों अंग पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग द्विलिंगी पुष्प कह सकते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पपीता पुष्प, पपीता पुष्प में सिर्फ नर नहीं तो मादा जननांग पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यहाँ पर गुलाब जो है वो एक द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि इसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है। तो यहाँ पर पुनर्उद्भवन का मतलब होता है अगर किसी जीव का शरीर किसी कारणवश किसी तरह कट जाए तो उस स्थिति में अपने शरीर को वह पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती है, उसी को कहते हैं पुनर्उद्भवन क्रिया कहते हैं। यह पुनर्उद्भवन क्रिया एस्पायरोगाइरा, प्लेनेरिया और हाइड्रा कर सकती है। तो इस स्थिति में ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर हाइड्रा हो जाएगा, अमीबा नहीं होगा, अमीबा द्विखंडन करती है, और यहाँ पर एस्पायरोगाइरा भी पुनर्उद्भवन क्रिया करती है। यहाँ पर और एक जीव होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेनेरिया कहते हैं। तो प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जो पुनर्उद्भवन क्रिया करती है, और तो इस स्थिति ऑप्शन हो जाएगा ए और सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो कह रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्पपत्र को कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्पपत्र को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो इसमें बाह्य दलपुंज तो नहीं दिया, तो यहाँ पर दलपुंज दिया, दलपुंज भी पुष्प का बाहरी हिस्सा ही है, तो यहाँ पर दलपुंज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पुमंग नहीं होगा, पुमंग तो हो गया नर भाग जिसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। ज्यांग जो है वो मादा भाग है जिसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं। ये दोनों पुष्प के अंदर होता है। यहाँ पर दलपुंज पुष्प के बाहरी भाग है, और परागकोश जो है ये पुंकेसर में ही पाए जाते हैं जो पुष्प का अंदर का भाग है ये, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दलपुंज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो कह रहा है कि परागकोश में होता है। तो परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। तो यहाँ पर परागकण जो होते हैं एक प्रकार का पीले कलर का पाउडर होती है जिसे हम लोग कहते हैं परागकण कहते हैं, और यह परागकण परागकोश के अंदर होता है। इसे हम लोग पुष्प का नर युग्मक कहते हैं। तो यहाँ पर नर युग्मक को परागकण कहा जाता है, यानी कि यह परागकण परागकोश में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परागकण, बाह्यदल नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, अंडक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो कह रहा है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जो जनन अंग होती है वो पुष्प के अंदर होती है, यानी कि फूलों के अंदर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, तना नहीं होगा, जड़ नहीं होगा, और फल भी नहीं होगा, और पुष्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पुष्प में ही पौधे का जनन अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो कह रहा है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो यहाँ पर द्विखंडन चेक करना किसमें नहीं होते हैं। अमीबा अगर देखें तो अमीबा में द्विखंडन होती है, ईस्ट देखें ईस्ट में द्विखंडन नहीं होती है, क्योंकि ईस्ट जो होती है वह मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है जिसको हम लोग बडिंग कहते हैं। पैरामेशियम भी द्विखंडन करती है, और एवलिना भी द्विखंडन करती है, और ये सभी जीव यहाँ पर एक कोशिका जीव है। लेकिन यहाँ पर ईस्ट जो है वो एक ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय होते हुए भी मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन क्रिया करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो द्विखंडन नहीं करती है। तो ये द्विखंडन करती है, ये द्विखंडन करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो कह रहा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण जिसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं, यह नर युग्मक परागकण परागकोश के अंदर ही बनते हैं। और परागकोश जो होते हैं वो पुंकेसर का एक हिस्सा है, यानी कि
नर भाग का एक हिस्सा है ये। तो ये परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंडाशय नहीं होगा, वर्तिका नहीं होगा, पत्तियां भी नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कह रहा है इसमें बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर पराग नलिका का जो वृद्धि का कारण है, इसको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस स्थिति में ये हो गया वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है। यहाँ पर होते हैं अंडाशय, इस पूरे भाग को बोलते हैं मादा जननांग कहते हैं, और इसको बोलते हैं अंडाशय। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इसको बोलते हैं वर्तिका। अंडाशय के अंदर होता है अंडाणु, यहाँ पर होता है अंडाणु होता है। तो अंडाणु की ओर एक नली निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं पराग नली कहते हैं। यह पराग नली एक रासायनिक पदार्थ के कारण अंडाणु की ओर गति करती है, इसको बोलते हैं पराग नली कहते हैं, पराग नली। इस नली के द्वारा परागकण अंडाणु से निषेचन करती है। तो यहाँ पर एक रासायनिक पदार्थ होती है, यानी कि केमिकल होती है, जिसके चलते पराग नली अंडाणु की ओर गति करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा केमोट्रॉफिज्म, क्योंकि केमिकल के चलते अगर कोई गति कर रही कोई चीज तो उससे हम लोग कहते हैं केमोट्रॉफिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर केमिकल के चलते ये पराग नली अंडाणु की ओर गति करती है, इसलिए इसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो बी सही हो जाएगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब होता है पानी की ओर गति कर रहा है, उसे कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण की तरफ, पृथ्वी की तरफ गति कर रहा है, तो उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म नहीं होगा, क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म मतलब होता है प्रकाश की ओर गति करे, उसे हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कीमोट्रॉपिज्म होगा। नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो होते हैं वो फेलोपियन नलिका, जिसको हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, अंड वाहिनी कहते हैं, डिम वाहिनी कहते हैं। उसी अंड वाहिनी और डिम वाहिनी में ही निषेचन क्रिया होती है। तो यहाँ पर अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन नलिका में होती है, योनि में नहीं होगा, गर्भाशय में नहीं होगा, अंडाशय भी नहीं होगा। यह फेलोपियन नलिका जो होती है वह इस प्रकार होती है। इसको बोलते हैं गर्भाशय कहते हैं। इसको अंडाशय कहते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो नली दिख रही है इसको बोलते हैं फेलोपियन नलिका कहते हैं। इसी फेलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होती है, और इसको कहते हैं योनि कहते हैं इसे। तो यहाँ पर निषेचन क्रिया जो होती है अंडाणु का वह फेलोपियन नलिका में होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कह रहा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय अगर देखें तो ये मानव मादा का जनन तंत्र का भाग है, ये गर्भाशय भाग है, डिम्ब वाहिनी भी उसी का भाग है। यहाँ पर जो शुक्र वाहिका जो है यह नर जनन तंत्र का भाग है, ये यानी कि नर
का भाग है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु जो होती है वो वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिका होती है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होती है। यह शुक्र जनन नलिका वृषण के अंदर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो वृषण ही हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूत्राशय नहीं होगा, गर्भाशय नहीं होगा, अंडाशय भी नहीं होगा। तो यहाँ पर वृषण हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो यहाँ पर स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र का युग्म होती है वो एक्स एक्स होती है, जबकि पुरुष में जो होती है वो एक्स वाई होती है। तो ये हो जाता है पुरुष में, ये हो जाता है स्त्रियों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। यहाँ पर उभयलिंगी जंतु का मतलब होता है वैसा जंतु जिसके शरीर के अंदर दोनों लिंग पाए जाते हो, उसे हम लोग कहते हैं उभयलिंगी जंतु कहते हैं। यहाँ पर उभयलिंगी जंतु अगर देखिए तो इस स्थिति में हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रकार का जीव होती है जिसको हम लोग कृमि कहते हैं। कृमि भी एक उभयलिंगी जीव है, यानी कि दोनों लिंग उसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर केचुआ ऑप्शन दिया तो केचुआ हो जाएगा। कुत्ता नहीं होगा, कुत्ता एक लिंगी जंतु है, मतलब इसके अंदर एक ही लिंग होती है, नर या मादा अलग अलग होती है। बिल्ली भी एक लिंगी जंतु है और बकरी भी एक लिंगी जंतु है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें टोटल 20 एमसी क्वेश्चन है। ये सारे एमसी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।